बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उसने इब्नुल औन को ऐसे सब्ज़ बाग दिखाए थे कि वो पूरी तरह उसके झांसे में आ गया था। इसके बाद इब्नुल औन उसे मिलने कारा हसार आया था। कारा हसार ज़रख़ेज़ और सरसब्ज़ इलाका था, जिसे देखकर इब्नुल औन के चेहरे पर रौनक आ गई थी। इससे चंद ही रोज़ बाद सुल्तान अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी फ़ौज के साथ कारा हसार के करीब जाकर ख़ैमा-ज़न हुआ। इसकी फ़ौज थकी हुई थी, लेकिन वो आराम में वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता था। ये खतरा भी था कि हमले में तख़ीर हो गई तो इब्नुल औन को फ़ौज की आमद की खबर मिल जाएगी। उसे तवक्को थी कि इब्नुल औन के साथ बड़ा सख्त मुकाबला होगा। इस खतरे के पेश नज़र उसने हलब की फ़ौज को भी बुला लिया था। ये उस माहिदे के तहत था जो सुल्तान अय्यूबी ने अल-मुल्कुस को शिकस्त देकर उसके साथ किया था। आधी रात से कुछ देर बाद सुल्तान अय्यूबी ने अपनी फ़ौज को यलगार के लिए कूच का हुक्म दिया। इंटेलिजेंस रिपोर्टों से मालूम हो गया था कि आर्मीनियों की चौकियाँ कहाँ कहाँ हैं और इनमें कितनी कितनी नफरी है। नफरी जितनी भी थी वो बेखबर पड़ी थी। इज़्ज़ुद्दीन की तरफ से तो इन्हें हमले का खतरा ही नहीं था, और सुल्तान अय्यूबी का वहाँ इतनी खामोशी से पहुँच जाना उनके वहम गुमान में भी नहीं आ सकता था। सुल्तान अय्यूबी की यलगार से तरफी थी। हर हमला आवर कालम के साथ इज़्ज़ुद्दीन के मुहैया किए हुए गाइड थे। सुल्तान उस कालम के साथ था जिसने नहर अल असवद दरियाए स्याह की तरफ से हमला किया था। ये दरिया इब्नुल औन के मुल्क की सरहद था। इस पर कश्तियों का पुल बना हुआ था। दरिया के किनारे आर्मीनियों का किला मुखास्तल अहज़ान था। इब्नुल औन इसी किले में मुकीम था। उसे सर करने से तमाम तर इलाका फ़तह हो सकता था। इसलिए सुल्तान अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी फ़ौज के इस कालम के साथ रहा। इसकी क़यादत सुल्तान अय्यूबी का भतीजा फ़र्रुख शाह कर रहा था, जो गैर मामूली तौर पर बहादुर और हर्ब व ज़रब का माहिर था। दूसरे दो कालमों ने चौकियों पर हमले करके दुश्मन की फ़ौज को हलाक या कैद कर लिया और चौकियों को आग लगा दी। दहशत फैलाने के लिए बाज़ बस्तियों को भी आग लगा दी थी। इब्नुल औन की आंख उस वक्त खुली जब सुल्तान अय्यूबी के जनबाज कुमंदे फेंक कर किले की दीवारों पर चढ़ गए थे और मंजनीकों से वजनी पत्थर फेंक कर किले का दरवाज़ा तोड़ा जा चुका था। किले में फौज सोई हुई थी। इब्नुल औन दौड़कर किले के एक और मीनार पर गया। दूर उसे आग के शोले नजर आए। वो अभी सोच भी न पाया था कि ये क्या हो रहा है और वो क्या करे कि सुल्तान अय्यूबी का एक जनबाज जैश उस पर टूट पड़ा। उसके मुहाफ़िज़ों ने मुकाबला खूब किया, लेकिन मारे गए और इब्नुल औन को कैद कर लिया गया। सुबह तुलू हो रही थी जब इब्नुल औन को सुल्तान अय्यूबी के सामने खड़ा किया गया। सुल्तान अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म दे चुका था कि किले को मसमार कर दिया जाए। इसकी फ़ौज इस काम के लिए काफ़ी नहीं थी। इज़्ज़ुद्दीन भी सुल्तान अय्यूबी के साथ था। सुल्तान अय्यूबी के कहने पर इब्नुल औन के हर तरफ कासिद इस हुक्म के साथ दौड़ा दिए कि तमाम फ़ौज हथियार डालकर किले के करीब आ जाए। फ़ौज के आने तक सुल्तान अय्यूबी ने इज़्ज़ुद्दीन के कहने पर इब्नुल औन के साथ सुलह की शराइत तय कर लीं। इनमें एक ये थी कि इब्नुल औन अपनी आधी फ़ौज सुल्तान अय्यूबी के हवाले कर दे। दूसरी ये कि इब्नुल औन की फ़ौज की हद मुकर्रर कर दी गई। तीसरी ये कि इब्नुल औन सालाना जिज़िया देता रहे, और ऐसी चंद और शराइत थीं जिन्होंने इब्नुल औन को बराए नाम हुक्मरान रहने दिया। जब इब्नुल औन की फ़ौज हथियार डालकर किले के करीब इकट्ठी हो गई तो सुल्तान अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस फ़ौज को हुक्म दिया कि किले को इस तरह मिस्मार कर दे कि इसका यहाँ नामो निशान भी न रहे। शिकस्त खोर्दा फ़ौज ने उसी वक्त किला मस्मार करना शुरू कर दिया और सुल्तान अय्यूबी अपनी फ़ौज को मुसाफ़ा नाम के एक गाँव के करीब ले गया। उसने हलब की फ़ौज वापस भेज दी और अपनी फ़ौज को आराम की लंबी मोहलत दी। इब्नुल औन को जो आधी फ़ौज उसने ले ली थी वो इज़्ज़ुद्दीन को दे दी, मगर सुल्तान अय्यूबी को मालूम न था कि उसकी फ़ौज की खैमगाह जिस सिलसिला कोहिस्तान के दामन में है, इसके अंदर और इसकी बुलंदियों पर बाल्डून की फ़ौज आ चुकी है और वो अक्काब की तरह इस पर झपटने को पर तौल रही है। सुल्तान अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस इलाके में देखभाल की ज़रूरत महसूस नहीं की थी, क्योंकि उसे किसी फ़ौज का खतरा नहीं था। तकरीबन तमाम मौरख़ों की तहरीरों से हैरत का इजहार होता है कि सुल्तान अय्यूबी ने इज़्ज़ुद्दीन के पैगाम पर क्यों अपना इतना बड़ा प्लान तब्दील करके इब्नुल औन जैसे गैर अहम हुक्मरान पर फ़ौज कशी की, जिसमें उसने बेशक फ़तह हासिल की, लेकिन जो वक्त और जो फ़ौज ज़ाया हुई उसकी कीमत ज़्यादा थी। अर्नोल नाम का एक मौरख़ लिखता है कि सुल्तान अय्यूबी इर्द गिर्द के खतरों को कम करना चाहता था। उस वक्त के कायनगार, जिनमें असदुल असदी काबिल ज़िक्र है, लिखते हैं कि सुल्तान अय्यूबी इज़्ज़ुद्दीन का पैगाम पढ़कर जज्बात के गलबे में आ गया था। बहरहाल जंग के माहिरीन ने सुल्तान अय्यूबी के इस हमले को सराहा नहीं। वो लिखते हैं कि सुल्तान अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को मालूम था कि करीब ही कहीं शाह बाल्डविन की फ़ौज है जो सुल्तान अय्यूबी पर उस वक्त हमला कर सकती थी जब वो एक ही रात में हासिल की हुई फ़तह के बाद के इंतज़ामात में मसरूफ़ था। मौरख़ इस पर भी हैरान है कि बाल्डविन ने अपनी फ़ौज को उस वक्त पहाड़ी इलाके में जंगी तरतीब में फैला दिया था जब सुल्तान अय्यूबी की फ़ौज पहाड़ियों के दामन में ख़ैमे गाड़ रही थी। शाह बाल्डविन ने हमले में तख़ीर की
किसी भी मौर्रख को मालूम नहीं कि ये इसकी शाहाना हमाकत थी या कोई मजबूरी। अगर वो उसी वक्त हमला करता तो सुल्तान अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की हालत वहीं होती जो रिमला में हुई थी, शिकस्त और पसपाई। सुल्तान अय्यूबी को वहाँ खैमजन होने के बाद भी पता न चला कि शाह बाल्डविन इसके सर पर बैठा दांत तेज कर रहा है। बुलंदियों से बाल्डविन के देखभाल वाले आदमी सुल्तान अय्यूबी की खैमागाह को देखते रहते और बाल्डविन को बताते रहते थे। ये गालिबन पहला मौका था कि सुल्तान अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का जासूसी और देखभाल का निज़ाम ढीला पड़ गया था। तबरेज़ भी इस फौज के साथ था। वीरा ने अभी तक उसे बताया नहीं था कि वो उसे अपने साथ क्यों ले आई है। वो शायद उसे ईसाई बनाकर जासूस बनाना चाहती थी। उसमें दोनों बातें थीं, स्लेब की वफादारी भी और तबरेज़ की मोहब्बत भी। शाह बाल्डविन को तबरेज़ के साथ कोई दिलचस्पी थी या नहीं, उसे वीरा के साथ गहरी दिलचस्पी थी क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। एक रोज़ वीरा ने शाह बाल्डविन से कहा था कि वो उसे उसके हेडक्वार्टर में भेज दे जो अकरा में था। बाल्डविन ने उसे रोक दिया। ये उस जगह की बातें हैं जो हमस के करीब थी। एक रोज़ बाल्डविन को जासूसों ने इत्तला दी कि सुल्तान अय्यूबी की फ़ौज तल खालिद को जा रही है। बाल्डविन के वहमो गुमान में भी नहीं था कि सुल्तान अय्यूबी इब्नुल औन पर हमला करने जा रहा है। वो इस इलाके से वाकिफ़ था। उसने फ़ौरन अपनी फ़ौज को मुसाफ़ा की पहाड़ियों की तरफ कूच करने का हुक्म दे दिया। उसका प्लान ये था कि वो सुल्तान अय्यूबी को इन पहाड़ियों में घसीट कर लड़ाएगा। इस प्लान के मुताबिक उसने पहाड़ियों की मौजूद बुलंदियों और ढकी छुपी जगहों में अपनी फ़ौज को फैला दिया। ये बहुत बड़े पैमाने की घात थी। उसने जब हमस के करीब की खैमागाह से कूच का हुक्म दिया था तो वीरा ने उसे कहा कि वो उसके पास पनाह लेने आई थी। तबरेज़ के मुतालिक उसने बाल्डविन को सारी कहानी सुनाकर बताया था कि वो उसे क्यों साथ साथ लिए फिरती है। अब जबकि बाल्डविन लड़ने के लिए जा रहा था, वीरा और तबरेज़ का उसके साथ रहने का कोई मकसद नहीं था, मगर बाल्डविन ने वीरा को न जाने दिया। मेरे यहाँ लड़कियों की कोई कमी नहीं, बाल्डविन ने कहा, मगर तुम पहली लड़की हो जिसने मेरे दिल पर कब्जा कर लिया है। तुम मेरे पास होती हो तो मुझे रूहानी सुकून महसूस होता है। तुम कुछ अरसा और मेरे साथ रहो। वीरा अपने बादशाहों को अच्छी तरह जानती थी। बाल्डविन की नीयत को समझना इसके लिए मुश्किल नहीं था। उसने साफ अल्फाज में उसे कह दिया, अगर बात रूहानी सुकून की है तो मुझे ये सुकून इस मुसलमान से मिलता है जिसका सारा कुंबा कत्ल करा के मैं उसे साथ साथ लिए फिरती हूँ। मैं बता नहीं सकती कि मैंने इसे इसके कुंबे के कत्ल से बेखबर रखने का जो गुनाह किया है, इसका कफ़ारा मेरा ज़मीर मुझसे किस तरह अदा करवाएगा। तुम्हारी भी रूह है, बाल्डविन ने तंज़िया कहा। तुम्हारा ज़मीर है। रातें मुसलमान उमरा के साथ गुजारने वाले गुनाहगार का कफ़ारा अदा करने की भी सोच सकती है। आपके सामने मैं सिर्फ जिस्म हूँ, दिलकश जिस्म, वीरा ने कहा, और जब मैं तबरेज़ के पास होती हूँ तो रूह होती हूँ, प्यार की प्यासी रूह। बाल्डविन बादशाह था। उसने बादशाहों की तरह हुक्म दिया, तुम मेरे साथ रहोगी। इसने दरबान को बुलाकर कहा, इस मुसलमान के पाँव में जंजीर डाल दो जो हमारी खैमागाह में रहता है। और जब बाल्डविन मुसाफ़ा की पहाड़ियों में पहुंचा तब तबरेज़ जंजीरों में बंधा हुआ कैदी था और वीरा ऐसी कैदी जिसे जंजीर नहीं डाली गई थी, वो मुहाफ़िज़ों के पहरे में थी। यहाँ आकर बाल्डविन अपनी फ़ौज के डिप्लॉय में मसरूफ़ हो गया। फारिग हुआ तो उसने वीरा को तड़पाना शुरू कर दिया। उसका तरीका ये था कि तबरेज़ को अपने सामने बुला लेता, वीरा को सामने खड़ा कर लेता और हुक्म देता कि तबरेज़ को कोड़े मारे जाएं। कोड़े तबरेज़ की पीठ पर पड़ते तो चीखें वीरा की निकल जाती थीं। बाल्डविन वीरा से कहता, तुम अपने आप को मुझसे बचा नहीं सकती। मैं तुम्हें इस ज़ुबान दराज़ी की सज़ा दे रहा हूँ जो तुमने मेरे साथ की थी। तबरेज़ तो जैसे गूंगा और बहरा हो गया था। उसे कुछ समझ नहीं आता था कि ये क्या हो रहा है। उसे यकीन नहीं आता था कि उसे ये सज़ा वीरा दिला रही है। वीरा के चीखों और आहोजारी से वो समझ गया कि वीरा भी मज़लूम है। तबरेज़ बर्दाश्त करता, मगर एक रोज़ वीरा की बर्दाश्त टूट गई। वो बाल्डविन के पास चली गई, उसके पाँव पकड़कर माफ़ी मांगी और कहा कि जब तक कहेंगे और जिस तरह कहेंगे आपके साथ रहूँगी। तबरेज़ को छोड़ दें। बाल्डविन के हुक्म से तबरेज़ की जंजीरें खोल दी गईं और उसकी मरहम पट्टी का इंतज़ाम किया गया। वीरा शाह बाल्डविन की तन्हाई की रौनक बन गई। चंद दिनों बाद बाल्डविन ने रात, शराब और वीरा के हुस्न से बदमस्त होकर उसे कहा, अगर मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी को तबरेज़ की तरह जंजीरों में बांध कर तुम्हारे सामने खड़ा कर दूँ तो मान जाओगी कि मैं इतना बूढ़ा नहीं जितना तुम मुझे समझती हो। मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहूँगी कि मैं मलका बाल्डविन हूँ, वीरा ने कहा। अपनी तलवार मेरे कदमों में रख दो। 2 रोज़ बाद मैं तुम्हें ये करके दिखा दूंगा जो मैंने कहा है, बाल्डविन ने कहा। मुमकिन नज़र नहीं आता, वीरा ने कहा। तुमने देखा नहीं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मेरे कदमों में पड़ाव डाल रखा है, बाल्डविन ने कहा। परसों सुबह की तारीकी में हम उस पर हमला करेंगे। बेशतर इसके कि इसे मालूम हो कि ये क्या हुआ है, वो मेरा कैदी होगा। उसे मेरी मौजूदगी का इल्म नहीं।
تبریز آزاد تھا۔ اس کے متعلق بالڈون نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا کہ وہ چلا جائے، رہے یا کیا کرے۔ وہ شاہی مہمان بنا ہوا تھا۔ صبح طلوع ہوئی تو ویرا تبریز کے خیمے میں گئی۔ تبریز بے تابی سے اسے ملا اور اس پر برسا۔ زیادہ باتوں کا وقت نہیں، ویرا نے اسے کہا۔ میں آج تمہارے احسان کا صلہ اور تمہاری محبت کا جواب دینا چاہتی ہوں۔ میں جو کہتی ہوں وہ کرنا، مجھ سے کچھ نہ پوچھنا۔ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، تمہارا ہمس تباہ ہو چکا ہے۔ وہاں نہ جانا، وہاں کھنڈر ہوں گے اور تمہیں وہاں اپنے گھر والوں کی ہڈیاں ملیں گی۔ اس نے تبریز کو اس تباہی کی اور تبریز کے جانے کی تفصیل سنا کر کہا، تمہیں بالڈون کی فوج سے انتقام لینا ہے۔ آج رات اس طرح پہاڑی علاقے سے نکل جاؤ کہ تمہیں کوئی دیکھ نہ سکے۔ صلاح الدین ایوبی کے پاس جاؤ اور اسے بتاؤ کہ صلیبی فوج تمہارے سر پر بیٹھی ہے اور پرسوں تم پر حملہ کرے گی۔ ویرا نے اسے بالڈون کے حملے کا سارا پلان بتا دیا اور کہا، اب میری طرف نہ دیکھو ورنہ یہاں سے ہل نہیں سکو گے۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ ہماری منزلیں جدا جدا ہیں۔ آج ہم دونوں نے اپنی اپنی منزل پا لی ہے۔ اگر ویرا اسے حمس کی تباہی اور قتل عام کی کہانی نہ سناتی تو تبریز وہاں سے اتنی جلدی نہ چلتا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے ویرا سے جدا ہوا۔ شام تاریک ہوتے ہی وہ چپکے سے نکلا اور بجتا بجاتا نکل آیا۔ سلطان ایوبی کی فوج کی خیمہ گاہ میں آیا اور کہا کہ وہ سلطان کے پاس جانا چاہتا ہے۔ اسے وہاں پہنچا دیا گیا۔ سلطان ایوبی نے اس کی ساری داستان تحمل سے سنی اور اسے بالڈون کی فوج اور اس کے پلان کے متعلق پوری اطلاع لے لی۔ اس نے اسی وقت اپنے سالاروں کو بلایا اور ضروری احکام دیے۔ شاہ بالڈون نے تیسری رات کے آخری پہر سلطان ایوبی کی خیمہ گاہ پر حملہ کیا، مگر وہ صرف خیمے تھے، فوج نہیں تھی۔ اچانک فضا میں فلیتے والے تیروں کے شرارے اڑے اور خیموں پر گرے۔ خیمے جن کے اندر خشک گھاس اور اس پر آتش گیر سیال چھڑکا ہوا تھا، مہیب شعلے بن گئے۔ بالڈون نے یہ حالت دیکھی تو اس نے اپنے مزید دستوں کو حملے کے لیے بھیجا۔ ان پر دائیں اور بائیں سے تیروں کی بوچھاریں پڑیں۔ صبح ہو گئی۔ بالڈون کی اس فوج پر جو وادیوں میں چھپی ہوئی تھی، حملہ ہو گیا تھا۔ تب بالڈون کو احساس ہوا کہ اس نے سلطان ایوبی کو بے خبری میں نہیں لیا بلکہ وہ خود سلطان ایوبی کی گھات میں آ گیا ہے۔ بالڈون ایک بلندی پر جا کھڑا ہوا اور اپنی فوج کا حشر دیکھنے لگا۔ عقب سے اس پر تیر آئے مگر وہ اس کے دو محافظوں کو لگے۔ وہ بھاگ کر نیچے اترا تو آگے اسے سلطان ایوبی کے سپاہی آ گئے۔ بالڈون ایک تنگ سے راستے سے نکل بھاگا۔ اکتوبر 1179، 575 ہجری کے اس معرکے میں بالڈون قیدی ہوتے ہوتے بچا۔ سلطان ایوبی نے رملہ کی شکست کا انتقام لے لیا، جس سے اس فوج کا حوصلہ بلند اور خود اعتمادی بحال ہو گئی، اور ویرا اور تبریز تاریخ کی تاریکیوں میں روپوش ہو گئے۔